गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेसन नंबर 7, जिसका नाम है वाष्पोत्सर्जन। द न्यू चैप्टर इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन टुडे। आज हम 7वां पार्ट है जिसका नाम है वाष्पोत्सर्जन, उस पर आपसे चर्चा करेंगे। वाष्पोत्सर्जन क्या है, वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है, ठीक है, इन सभी बिंदुओं पर आपसे हम क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। देखिए lesson number 7, new lesson is going to start here. lesson number 7 जिसका नाम है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन। देखिए आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा कि वाष्पोत्सर्जन क्या है, मीनिंग ऑफ ट्रांसपीरेशन। मीनिंग ऑफ ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन का अर्थ क्या है, ठीक है, इस पर हम आपसे आज चर्चा करेंगे। देखिए वाष्पोत्सर्जन दो शब्दों से मिलकर के बना है। वाष्पोत्सर्जन देखिए दो शब्दों से मिलकर के बना है, वाष्प प्लस उत्सर्जन, ठीक है, वाष्प प्लस उत्सर्जन। उत्सर्जन का अर्थ होता है बाहर निकालना, त्यागना, ठीक है। उत्सर्जन का अर्थ होता है रिमूविंग, एलिमिनेटिंग, ठीक है। तो उत्सर्जन का अर्थ होता है बाहर निकलना। बाहर किसके द्वारा निकलता है, पौधे के वायवीय भागों से, ठीक है। अर्थात पौधे के जो वायवीय अंग होते हैं, वायवीय जो भाग होते हैं, पौधे के कौन से भाग होते हैं, वायवीय भाग। उन वायवीय भागों से जल जो होता है वो किस रूप में निकलता है, वाष्प के रूप में निकलता है। जल किसके रूप में निकलता है, वाष्प के रूप में क्या होता है, बाहर निकलता है। उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। परिभाषा क्या हुई कि पौधे के वायवीय भागों से जल की वाष्प के रूप में होने वाली हानि को ही क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधे के वायवीय भागों से, ठीक है, जल की वाष्प के रूप में होने वाली हानि को ही क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि पौधे के वायवीय भागों द्वारा, ठीक है, जल वाष्प के रूप में त्यागने की क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है, इस पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। अभी हमने आपको एक डायरेक्ट परिभाषा निकाल के दी है, ठीक है। देखिए ये एक पादप है, ठीक है, ये एक क्या है, पौधा है, और ये पौधे के अंदर क्या है, जड़ें होती हैं। जड़ें जो होती हैं वो मृदा से जल को क्या करती है, अवशोषित करती है। ये मृदा होती है, मृदा के मध्य में ये पार्टिकल्स होते हैं, यहां पर क्या होता है, जल होता है, ठीक है। जड़ जो होती है वो मृदा से क्या करती है, जल का अवशोषण करती है। जड़ें या मूल जो होती है वो मृदा से किसका अवशोषण करती है, जल का अवशोषण करती है। और अवशोषण करने के पश्चात ये पौधे के विभिन्न भागों तक जल को पहुंचाने का क्या करती है, कार्य करती है। अब पौधे के द्वारा जो जल अवशोषित किया गया है, पौधे के द्वारा जो जल अवशोषित किया गया है उसमें से कुछ जल की मात्रा इस पौधे के द्वारा किस काम में ली जाती है, उपापचयी क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। भाई इस पौधे ने मृदा से जल अवशोषित किया है
और जो जल अवशोषित किया उसमें से कुछ जल का उपयोग ये पौधा किस रूप में करता है, उपापचयी क्रियाओं के रूप में क्या करता है, उस जल का उपयोग करता है। शेष बचा जो जल होता है या जिसे हम अतिरिक्त जल कहते हैं, जो शेष बचा जो जल होता है उसी जल को ये पौधा क्या काम करता है, जल वाष्प के रूप में वातावरण में क्या कर देता है, छोड़ देता है। किसके रूप में छोड़ देता है, जल वाष्प के रूप में वातावरण में उसको क्या कर देता है, छोड़ देता है। अर्थात पौधे के जो वायवीय भाग है, पौधे का वायवीय भाग यहाँ पर क्या है, पत्तियां होती हैं, तना होता है, उसकी शाखाएं होती हैं, पुष्प होते हैं, ठीक है, फल होते हैं। तो पौधे के जो वायवीय भाग होते हैं उन वायवीय भागों से, ठीक है, पौधे के वायवीय भागों से जल का जल वाष्प के रूप में होने वाली हानि को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ये परिभाषा हम पहले दे चुके हैं, ठीक है। और हमने आपको बताया कि पौधा जो होता है वो मृदा से जल को, पौधे के अंदर जो जड़ें होती है, ये जड़ हैं, और ये जड़ क्या करते हैं, मृदा से जल को क्या करती है, अवशोषित करती है, ठीक है। यहाँ कह सकते हैं कि पौधे की जड़ों द्वारा मृदा से जल को क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। और पौधे के द्वारा जो अवशोषित जल की मात्रा होती है, पौधे के द्वारा अवशोषित जल की कुछ मात्रा जो होती है वो उपापचयी क्रियाओं को पूर्ण करने में काम में ली जाती है, तथा जो शेष जो जल होता है, जो अवशोषित शेष जल होता है, उस शेष जल को ये पौधे क्या करते हैं, जल वाष्प के रूप में, ठीक है, वातावरण के अंदर क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अर्थात पौधे के वायवीय भागों द्वारा या वायवीय भागों द्वारा, ठीक है, जल का जल वाष्प के रूप में त्यागने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन जो है एक पादपों में जैविक क्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन भी पादपों में कौन सी प्रक्रिया होती है, जैविक प्रक्रिया होती है। ट्रांसपिरेशन इज द बायोटिक प्रोसेस इन प्लांट। वाष्पोत्सर्जन भी पादपों में कौन सी क्रिया होती है, एक जैविक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में पौधे जो होते हैं, ठीक है, उन पौधों पर क्या पाए जाते हैं, अत्यंत, पौधे के जो वायवीय भाग होते हैं उन वायवीय भागों पर अत्यंत सूक्ष्म संरचनाएं क्या हैं, उन पर पाई जाती है। पौधे के वायवीय भागों पर क्या पाई जाती है, अत्यंत सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती है। और इन्हीं सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि पौधे के अंदर क्या पाई जाती है, पौधे के जो वायवीय भाग होते हैं उन पर क्या पाए जाते हैं, अत्यंत सूक्ष्म छिद्रों के समान संरचना पाई जाती है। इन्हीं छिद्रों को क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। देखिए अभी हम बात करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था कि पौधे की पत्तियों पर क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि पत्तियों के रंध्र कहां कहां पर पाए जाते हैं, उस पर हम आपसे बात करें। फिलहाल आप इतना सुन लीजिए कि पौधे द्वारा अवशोषित जल का, ठीक है, पौधे मान लीजिए 100% जल अवशोषित करते हैं, तो इस अवशोषित जल का 90 से लेकर के 99% जो जल होता है, पौधे द्वारा अवशोषित कुल जल का, ठीक है, 90 से लेकर के 99% जल की हानि किसके द्वारा होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा होती है। पौधे द्वारा अवशोषित कुल जल, ठीक है, या पौधे द्वारा अवशोषित जल का 90 से लेकर के 99% जल की हानि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा होती है, ठीक है। तो आपको अभी हमने वाष्पोत्सर्जन क्या है, वाष्पोत्सर्जन एक जैविक प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे के वायवीय भागों से, ठीक है, जल की जल वाष्प के रूप में क्या होती है, हानि होती है, ठीक है, या जल जो होता है वो जल वाष्प के रूप में त्यागा जाता है, किनके द्वारा, पौधे के वायवीय भागों के द्वारा, जिसे क्या कहा जाता है, वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। देखिए अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन क्या है, ठीक है। ये तो हमने आपसे बात कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन। देखिए वाष्पोत्सर्जन के प्रकार पर हम बात कर रहे हैं, टाइप ऑफ
ट्रांसपीरेशन। देखिए आपको बता दें, पादपों में वाष्पोत्सर्जन होता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक को हम बोलते हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, ये रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है। दूसरा जो प्रकार होता है उसे कहा जाता है उपत्वचीय, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। इस इंग्लिश में बोलते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन के नाम से इसे जानते हैं। और तीसरा जो प्रकार का होता है उसे बोलते हैं वातरंध्रीय, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, जिसको वातरंध्रीय को बोलते हैं लेंटिकुलर, लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन के नाम से इसे जानते हैं। देखिए सबसे पहले हम अध्ययन करने जा रहे हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्या है? देखो पादपों में वाष्पोत्सर्जन जो होता है, ठीक है, वो मुख्य रूप से वाष्पोत्सर्जन करने वाला अंग होता है, उसका नाम होता है पत्तियां। पत्तियां जो होती हैं वो वाष्पोत्सर्जन करने वाला एक प्रमुख अंग होता है। पत्तियों के द्वारा ही सर्वाधिक रूप से वाष्पोत्सर्जन होता है। क्यों होता है? क्योंकि पत्तियों पर क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है। पत्तियां जो होती हैं उन पर क्या पाए जाते हैं? इस तरीके से रंध्र पाए जाते हैं। देखिए ये मैंने आपको एक पत्ती बनाई है और इसके ऊपर क्या पाया जाता है? इस तरीके से यहां पर क्या पाए जा रहे हैं? कि रंध्र पाए जा रहे हैं, ठीक है। ये रंध्र है, आप देख रहे हो। तो पत्तियां जो होती हैं, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन अंग के रूप में क्या पाई जाती है? पत्तियां पाई जाती है और पत्तियों पर क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है। और रंध्रों के द्वारा ही क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। और इस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन, ऐसा वाष्पोत्सर्जन जो रंध्रों के द्वारा हो उसे क्या कहते हैं? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अर्थात वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पत्तियों पर पाए जाने वाले रंध्रों के द्वारा अगर होती है तो उसे क्या कहते हैं? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों पर पाए जाने वाले रंध्रों के द्वारा होती है, उसे क्या कहते हैं? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। शाखीय कुछ पौधे होते हैं, शाखीय पौधों में रंध्र जो होते हैं वो कभी कभार कोमल तने पर भी पाए जाते हैं। शाखीय पौधों में यानी कि जो हर्बल पादप होते हैं, हर्बल प्लांट्स होते हैं, शाखीय पादपों में रंध्र जो होते हैं वो कभी कभार पौधे का जो तना होता है, और तना भी कैसा होता है? शाखीय पौधों का बहुत ही कोमल होता है, सॉफ्ट होता है, उस तने पर क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है। और उन्हीं रंध्रों के द्वारा उन पादपों में क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों पर पाए जाने वाले रंध्रों के द्वारा होती है, उसे क्या कहते हैं? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आपको मैं बता दूं, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो कुल वाष्पोत्सर्जन का, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है वो कुल वाष्पोत्सर्जन का 50 से लेकर के 90% वाष्पोत्सर्जन रंध्रों के द्वारा ही होता है, ठीक है। या सीधे शब्दों में कहें तो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन 50 से लेकर के 90%, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा होता है। रंध्रों के द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो कितना परसेंट होता है? 50 से लेकर के 90% वाष्पोत्सर्जन होता है। यह हमने आपको बोला था कि रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, ठीक है,
रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो कुल वाष्पोत्सर्जन का केवल कितने परसेंट होता है? 50 से लेकर के 90%। इस रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन पर हम विस्तृत रूप में इसके बाद पढ़ेंगे, फिलहाल हम केवल इनकी जनरल जानकारी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन हमको आपको बता दिया कि पौधे की जो पत्तियां होते हैं उन पर रंध्र पाए जाते हैं और उन्हीं रंध्रों के द्वारा अगर वाष्पोत्सर्जन हो तो उसे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। दूसरा है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, आपने देखा होगा कि पौधे जो होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं पादप। एक होते हैं हाइड्रोफाइट पादप जिनको बोलते हैं जलोद्भिद पादप। दूसरे होते हैं मीजोफाइट प्लांट जिनको बोलते हैं समोद्भिद पादप। तीसरे पादप होते हैं जिन्हें जीरोफाइट प्लांट जिन्हें बोलते हैं मरुद्भिद पादप। और चौथे प्रकार के जो पादप होते हैं उन्हें हेलोफाइट प्लांट या उन्हें लवणोद्भिद पादप कहा जाता है। अब उपत्वचा किसमें पाई जाती है मैं आपको बता दूं। मरुदित जो पादप होते हैं उन मरुदित पादपों की जो पत्तियां होती हैं जैसे नागफनी है, कैर है, डंडाथोर है, आक है, कैलोट्रोपिस जिसको बोलते हैं, ये सभी पादप कौन से होते हैं? मरुदित पादप होते हैं। और इन मरुदित पादपों की जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, इन मरुदित पादपों की पत्तियां होती हैं उनके ऊपर क्या पाया जाता है? क्यूटिकल का क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। इन पत्तियों के ऊपर क्या पाया जाता है? क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। या हम कह सकते हैं कि मरुदित जो पादप होते हैं उनकी पत्तियां जो होती है वो क्यूटिकल या उपत्वचा से क्या होती है? ढकी हुई होती है। क्यूटिकल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, उपत्वचा क्या है? हिंदी भाषा का। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अधिकांशतः जो मरुदित पादप होते हैं उन पादपों की पत्तियों पर पत्तियां जो होती हैं वो क्यूटिकल से या उपत्वचा से क्या होती है? ढकी हुई होती है। ये उपत्वचा जो होती है या ये क्यूटिकल जो होती है वो जल के प्रति कैसी होती है? अपारगम होती है। ठीक है, क्यूटिकल जो होता है वो जल के प्रति कैसी होती है? अपारगम होती है। अर्थात जिन पौधे की पत्तियों पर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है मोटा, तो उनमें क्या होता है भैया कि वहां से जल जो होता है वो वाष्पित नहीं होता है। ठीक है, वाष्पित कहां होता है? अगर किसी पत्ती, जैसे ये पत्ती है और इस पत्ती के इस स्थान पर तो मान लीजिए यहां तक तो आपने देखा कि मोटा क्यूटिकल का स्तर पाया जाता है और यहाँ पे थोड़ा सा पतला पाया जाता है, या फिर यहाँ पे क्या है? पत्ती का ऊपरी भाग जो है, ठीक है, एपिडर्मिस वाला भाग जिस पर क्या है? क्यूटिकल का लेयर है, वो थोड़ी बहुत टूटी हुई है। तो जहां से टूटी हुई होगी या जहां पर पतला क्यूटिकल का आवरण होगा उसी स्थान से क्या होगा? जल जो होगा वो वाष्प के रूप में क्या होगा? वाष्पित होगा, या वहीं से जल की क्या होगी? वाष्प के रूप में क्या होती है? हानि होती है। और इसी प्रकार के वाष्पोत्सर्जन को क्या कहा जाता है? उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा क्या हुई कि मरुदित पादपों की पत्तियों पर क्यूटिकल का क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है, या मरुदित पादपों की पत्तियां क्यूटिकल से या उपत्वचा से क्या होती है? ढकी हुई होती है। ठीक है, क्यूटिकल जल के प्रति अपारगम होती है, लेकिन कुछ स्थानों पर क्यूटिकल जो होता है वो पतली, कुछ स्थानों पर पौधे की पत्तियों पर क्यूटिकल जो होता है वो कुछ स्थानों पर कैसी होती है? पतली होती है, या पत्तियां कैसी होती है? टूटी हुई होती है। और जहां से पत्तियां पतली या टूटी हुई होती है वहीं से ही जल की क्या होती है? जल वाष्प के रूप में हानि होती है। इस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन को उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो कुल वाष्पोत्सर्जन का 3 से लेकर के 10% वाष्पोत्सर्जन क्यूटिकल के द्वारा ही होता है, उपत्वचा के द्वारा ही होता है। अर्थात उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कुल वाष्पोत्सर्जन का कितने परसेंट होता है? 3 से लेकर के 10% होता है। या हम कह सकते हैं 3 से लेकर के 10% वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? उपत्वचा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? क्यूटिकल के द्वारा होता है।
तो 3 से 10% वाष्पोत्सर्जन उपत्वचा या क्यूटिकल के द्वारा होता है। तो उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन आपकी समझ में आ गया कि जो मरुदित पादप होते हैं उनके पत्तियों पर क्यूटिकल का मोटा आवरण पाया जाता है। तो मोटा क्यूटिकल का आवरण अगर पाया जाएगा तो उनमें जल वाष्प की हानि नहीं होगी, केवल उन्हीं स्थानों पर हानि होगी जब पत्ती के जिस स्थान पर क्यूटिकल का या तो पतला स्तर होगा या जिस स्थान पर क्यूटिकल हट गई हो, टूट फूट गई हो, तो ऐसे स्थान से ही जल क्या होगा, वाष्पित होगा। और वहां से जल केवल 3 से लेकर के 10% जल की क्या होती है, हानि होती है, ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि मरुदित पादप जो होता है वो रेगिस्तान में पाए जाते हैं और आपको पता है रेगिस्तान में पहले ही पौधे जो होते हैं, ठीक है, उनके अंदर उनको पानी का, उनकी उस मृदा में मरुदित पादप ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां पर जल का अभाव होता है। इसलिए उन पादपों के अंदर पत्तियां या तो पहले छोटी होती है या पत्तियां जो होती है वो कांटों में क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। ये उनके अंदर एक विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है, अनुकूलन पाया जाता है। दिस इज द मेन एडेप्टेशन विच इज फाउंड इन जीरोफाइट प्लांट्स। देखिए बात करते हैं वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। देखिए वातरंध्र कहां पर पाए जाते हैं? कुछ पौधे होते हैं जो काष्ठीय होते हैं, कुछ काष्ठीय पादपों के जो तने होते हैं, ठीक है, जैसे आपको पता है नीम का पौधा है, बरगद का पीपल है, पीपल का पेड़ है, बरगद का पौधा है, आम का पौधा है, ये सारे काष्ठीय पादप होते हैं। शीशम का पौधा है। तो इन काष्ठीय पौधे के तने पर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, इन काष्ठीय तने की जो सतह होती है, इस सतह पर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन्हीं छिद्रों को क्या कहा जाता है, वातरंध्र कहा जाता है। क्या कहते हैं, वातरंध्र कहते हैं। या फलों की जो सतह होती है, फलों की जो सतह होती है, उस फलों की सतह पर भी छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, वातरंध्र कहते हैं, उन्हें लेंटिकल्स कहते हैं। हम कह सकते हैं कि काष्ठीय तने वाले पादप एवं फलों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें वातरंध्र कहा जाता है। अब कुछ वातावरणीय परिस्थितियां होती हैं। उन वातावरणीय परिस्थितियों में, ठीक है, इन वातरंध्रों से जल की जल वाष्प के रूप में क्या होती है, हानि होती है। या कुछ वातावरणीय परिस्थितियों में इन्हीं सूक्ष्म छिद्रों से जल जो होता है वो जल वाष्प के रूप में क्या होता है, बाहर निकलता है। उसे क्या कहते हैं, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, अर्थात किसी पौधे के वातरंध्रों से, ठीक है, जल की जल वाष्प के रूप में होने वाली हानि को ही क्या कहते हैं, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आपको मैं बहुत सिंपल सी परिभाषा एक ही लाइन अगर देना चाहें तो ये बोल सकते हैं, ऐसे पादप जिनकी पत्तियों पर उपस्थित रंध्रों के द्वारा होने वाली हानि को ही, होने वाली जल की जल वाष्प के रूप में हानि को ही जल रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ऐसे पादप जिनकी पत्तियों पर उपस्थित उपत्वचा, ठीक है, उपत्वचा का स्तर पतला या कटा फटा होने पर जल की जल वाष्प के रूप में होने वाली हानि को ही उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। या ऐसे पादप जिनके तने या उनके फलों पर उपस्थित वातरंध्रों से जल की जल वाष्प के रूप में होने वाली हानि को ही वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। देखिए वातरंध्रीय जो वाष्पोत्सर्जन होता है, यह कुल वाष्पोत्सर्जन का केवल 0.1% होता है। कुल वाष्पोत्सर्जन का कितने परसेंट होता है, केवल 0.1% होता है। या हम कह सकते हैं 0.1% वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है, वातरंध्रों के द्वारा होता है। 0.1% वाष्पोत्सर्जन केवल वातरंध्रों के द्वारा ही होता है। बात क्लियर होगी। देखिए आपने देखा कि पौधों में अधिकांश से जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है। मैंने आपको बताया 50 से लेकर के 90% रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है। 50 से लेकर के 90% वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा होता है।
तो आज हम यहाँ पर जो बात करने जा रहे हैं विस्तृत रूप से, वो बात करेंगे रंध्रीय वाष्पो उत्सर्जन पर। ठीक है, रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसपीरेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंटल? देखिए, इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसपीरेशन, इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसपीरेशन पर हम आपसे बात कर रहे हैं। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। देखिए, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्या है? ठीक है, आइए बात करते हैं। देखिए, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन को समझने के लिए आपको मैं बता दूं, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन का हम यहाँ पर विस्तृत रूप से अध्ययन करने जा रहे हैं। और रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन को अगर हमें समझना है तो पत्ती की संरचना हमें समझना बहुत ही अनिवार्य है। पत्ती की संरचना के बारे में हम लास्ट यानी कि क्लास में, ठीक है, आपको पढ़ा चुके हैं 11th क्लास में। रंध्र की संरचना भी आप 10वीं में भी पढ़ चुके हैं और 11th क्लास में भी आप रंध्र की संरचना क्या है अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। इसलिए रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन को समझने के लिए आप लोगों को अच्छी तरीके से पत्ती और रंध्र की संरचना समझना क्या है आवश्यक है, जो हम आप लोगों को पिछली कक्षा में क्या है पढ़ा चुके हैं। वी शैल स्टडी इन द लास्ट प्रीवियस क्लासेस। ठीक है, अब देखिए, पत्ती जो होती है, ठीक है, उसके अंदर दो सतह होती है। एक ऊपरी सतह होती है, एक निचली सतह होती है। ठीक है, ये जैसे पत्ती है, क्योंकि आप इस डायग्राम में तो आप इस पत्ती को दिखा नहीं पाएंगे। देखिए, पत्ती को हम इस डायग्राम में हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आपको हम दिखा नहीं पाएंगे। फिर भी आपको देखिए यहां पे, हाँ भाई, ये पत्ती आप देख रहे हैं। ठीक है, पत्ती जो होती है उसकी दो सतह होती है। जैसे ये पत्ती हमने ऐसे बनाई है, ये पत्ती है, ये पत्ती की ऊपरी सतह होती है, ये पत्ती की कौन सी सतह होती है? निचली सतह। पत्ती की जो ऊपरी सतह होती है उसको अपर एपिडर्मिस कहते हैं। कौन सी एपिडर्मिस कहते हैं? अपर एपिडर्मिस, या इसे ऊपरी बाह्य त्वचा कहते हैं। और इस वाली सतह को क्या कहते हैं? निचली सतह होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? निचली बाह्य त्वचा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में लोअर एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है? ऊपरी बाह्य त्वचा, ये निचली बाह्य त्वचा, इसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, इसको बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के मध्य में क्या पाई जाती है? आपको मैंने बताया था पर्णमध्योतक की कोशिकाएं पाई जाती है। पर्णमध्योतक क्या है? पाए जाते हैं। ऊपरी पत्ती और ऊपरी बाह्य चरम और निचली बाह्य चरम के मध्य में, यानी कि ये दोनों जो बाह्य त्वचा होती है, दोनों एपिडर्मिस के मध्य में क्या पाई जाती है? पर्णमध्योतक ऊतक पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? पर्णमध्योतक पाए जाते हैं। मैं आपको लिख रहा हूं अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, ठीक है, जिसको बोलते हैं ऊपरी बाह्य त्वचा, ऊपरी बाह्य त्वचा। और दूसरी कौन सी होती है? लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, जिसको बोलते हैं निचली बाह्य त्वचा, निचली बाह्य त्वचा। इन दोनों त्वचाओं के मध्य में मैंने आपको 11th क्लास में बताया था कि यहां पर क्या पाई जाती है? पर्णमध्योतक, पर्णमध्योतक ऊतक पाए जाते हैं, जिनको बोलता है मीजोफिल, मीजोफिल के नाम से उन्हें जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पर्णमध्योतक के नाम से जाना जाता है। देखिए, द्विबीजपत्री जो पादपों की पत्तियां होती हैं, कौन से? द्विबीजपत्री पादपों की पत्तियों में जो पर्णमध्योतक होता है, द्विबीजपत्री पादपों की जो पर्णमध्योतक होती है, उस पर्णमध्योतक में खंभूतक क्या पाए जाते हैं? एक खंभ ऊतक पाए जाते हैं, जिन्हें पेरिसेड टिश्यू के नाम से जानते हैं। और दूसरे कौन से ऊतक पाए जाते हैं? स्पंजी ऊतक क्या है? पाए जाते हैं। यानी कि द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं, कौन से पादप बात कर रहा हूं मैं? डाइकोटिलीडन प्लांट्स के बारे में। जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनमें
पर्ण मध्योतक जो होता है वो किस में बटा होता है, खंभ ऊतक में बटा होता है। और दूसरा मैं आपको पहले 11वीं क्लास में बता चुके हैं, पहली खंभ ऊतक को बोलते हैं पैलिसेड टिश्यू, पैलिसेड टिश्यू के नाम से जानते हैं। और दूसरा होता है स्पंजी ऊतक, ठीक है, स्पॉन्जी SPONGY स्पॉन्जी टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो द्विबीजपत्री पादपों में पर्ण मध्योतक जो होता है वो खंभ ऊतक और स्पंजी ऊतकों में क्या होता है, बटा हुआ होता है। और आपको हम बता चुके हैं कि रंध्र जो होता है वो पत्ती की बाह्य त्वचा पर ही पाए जाते हैं, चाहे वो ऊपरी बाह्य त्वचा पर पाए जाए चाहे निचली बाह्य त्वचा पर क्या है, पाए जाए, ठीक है। रंध्र पत्ती की एक सतह पर भी पाए जाते हैं, ऊपर वाली सतह पर पाए जा सकते हैं या निचली सतह पर पाए जा सकते हैं या दोनों सतह पर भी रंध्र क्या है, पाए जा सकते हैं। 3 कंडीशन होगी, रंध्र केवल ऊपरी सतह पर पाए जा सकते हैं, रंध्र केवल निचली सतह पर पाए जाते हैं या रंध्र दोनों ही सतह पर पाए जाते हैं। बात क्लियर लिया गई। और रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर ही, आप ध्यान से सुनना, रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर ही, ठीक है, पत्तियां जो होती हैं वो पत्तियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। इसलिए हम बात कर रहे हैं रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर पत्तियों के प्रकार। ये भी हम आपको 11वीं क्लास में पढ़ा चुके हैं, परंतु आपके सिलेबस में इसको दे रखा है, इसलिए हम इसको एक बार दोबारा से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं रंध्र की उपस्थिति के आधार पर, उपस्थिति के आधार पर, रंध्र की उपस्थिति के आधार पर पत्तियों के प्रकार, पत्तियों के प्रकार। देखिए बेटा, रंध्र की उपस्थिति के आधार पर पत्तियों के प्रकार, रंध्र की उपस्थिति के आधार पर पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की पत्तियां होती है। वो कौन कौन सी होती हैं, पहली है अधोरंध्री, अधोरंध्री, अधोरंध्री पर्ण, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोस्टोमेटल, स्टोमेटल लेफ, ठीक है। दूसरी को कहा जाता है उभयरंध्री, उभयरंध्री पर्ण, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं एम्फीस्टोमेटल, स्टोमेटल लीफ। और तीसरे प्रकार की जो पर्ण है उसे कहा जाता है अधिरंध्री, अधिरंध्री पर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं एपिस्टोमल, एपिस्टोमेटल लीफ। देखिए, रंध्र की उपस्थिति के आधार पर पत्तियां 3 प्रकार की होती है, अधोरंध्री पर्ण, उभयरंध्री पर्ण और अधिरंध्री पर्ण पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, अधोरंध्री, अधो का अर्थ होता है नीचे, रंध्री का अर्थ होता है रंध्र, ठीक है, पर्ण का अर्थ होता है लीफ, हाइपो का अर्थ होता है लोअर, स्टोमेटल का अर्थ होता है रंध्र, लीफ का अर्थ होता है पर्ण, पत्तियां। ऐसी पत्तियां, ऐसी पत्तियां, ये पत्ती है, ठीक है, ऐसे पत्ती है, ये पत्ती की ऊपरी सतह, ये पत्ती की निचली सतह है। ऐसी पत्तियां जिनकी निचली सतह पर केवल क्या पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है, ठीक है। ऐसी पत्तियां जिनकी निचली सतह पर क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अधोरंध्री पर्ण कहा जाता है। अधो का मतलब होता है नीचे, रंध्री का अर्थ हो गया रंध्र, पर्ण का मतलब होता है पर्ण, अर्थात ऐसी पर्ण जिसमें रंध्र कहां पर पाए जाते हैं, पत्ती की निचली सतह पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो रंध्र जब पत्ती की कौन सी सतह पर पाए जाएं, निचली सतह पर अगर पाए जाएं तो उन्हें कहा जाता है अधोरंध्री पर्ण के नाम से उन्हें जाना जाता है, अधोरंध्री पर्ण के नाम से।
और पर्णों के इस प्रकार को हम कौन से प्रकार कहते हैं? सेव प्रकार कहते हैं। इस प्रकार की पर्णों के प्रकार को कौन सा प्रकार कहते हैं? सेव प्रकार कहते हैं। एप्पल टाइप के नाम से इन्हें जाना जाता है। इस प्रकार की पर्णों को कौन सी पर्णों के नाम से जानते हैं? एप्पल टाइप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के पर्णों को सेव प्रकार के पर्णों के नाम से भी क्या है? जाना जाता है। जैसे सेब है, संतरा है, इन सेब और संतरा की जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों की निचली सतह पर ही क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। और अधिकांशतः जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं, अधिकांशतः जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं, उनकी भी निचली सतह पर क्या पाए जाते हैं? निचली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। डाइकोटिलीडन प्लांट जो होते हैं, उनकी भी निचली सतह पर क्या पाए जाते हैं? अधोरंध्री पर्ण होती है। ठीक है, तो अधिकांशतः जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं, उनमें भी निचली सतह पर क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। उभयरंध्री नाम से लगाया, उभय का अर्थ होता है दोनों, रंध्री का अर्थ होगा रंध्र, पर्ण का अर्थ होता है पर्ण, अर्थात ऐसी पत्ती जिसकी ऊपरी सतह पर भी और निचली सतह पर भी, ऐसी पत्ती जिनकी ऊपरी सतह और निचली सतह दोनों सतहों पर क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। उभय का अर्थ होता है दोनों। ऐसी पत्तियां जिनकी ऊपरी सतह पर और निचली सतह पर, दोनों सतह पर ही क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं, उन्हें उभयरंध्री पर्ण कहते हैं। या हम कह सकते हैं जब पत्ती की ऊपरी सतह और निचली सतह, या जब पत्ती की दोनों सतह पर ही रंध्र उपस्थित हो, तो इस प्रकार की पर्ण को उभयरंध्री पर्ण कहा जाता है। जैसे मक्का की मैं बता रहा हूं, मक्का की जो पत्तियां होते हैं, उनकी ऊपरी सतह पर भी पाए जाते हैं, निचली सतह पर भी पाए जाते हैं। जई का जो पौधा है, उसकी ऊपरी सतह पर भी रंध्र पाए जाते हैं, निचली सतह पर भी रंध्र पाए जाते हैं। घास जो होती है, उसकी पत्तियां होती है, उसकी ऊपरी सतह पर भी रंध्र पाए जाते हैं, निचली सतह पर भी रंध्र पाए जाते हैं। और आपको एक खास बात बता दूं, दोनों सतहों पर रंध्रों की संख्या कैसी होती है? समान होती है। ठीक है, दोनों सतह पर, ऊपरी सतह पर और निचली सतह पर रंध्रों की संख्या कैसी होती है? समान होती है। इस प्रकार की पर्ण को क्या कहा जाता है? उभयरंध्री पर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उभयरंध्री पर्ण कहते हैं। जैसे मक्का है, जई है, घास है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की पर्ण को जई पर्ण भी कहा जाता है। इस प्रकार की पर्णों को कौन सी पर्ण कहा जाता है? जई प्रकार की पर्ण भी इन्हें क्या है? कहा जाता है। उभयरंध्री पर्णों को कौन सी पर्ण कहा जाता है? जई प्रकार की पर्ण भी इन्हें कहा जाता है। और सबसे अंत में हमारा अधिरंध्री पर्ण क्या है? जब रंध्र, ठीक है, अधिक का मतलब होता है ऊपर, रंध्री का अर्थ होता है रंध्र, पर्ण का अर्थ होता है पर्ण। ऐसी पर्ण जिनमें रंध्र कहां पर पाया जाता है? पत्ती की ऊपरी सतह पर पाया जाता है। ठीक है, तो जब रंध्र पर्ण की केवल ऊपरी सतह पर ही पाए जाए, ऊपरी अधिचर्म पर ही उपस्थित हो, तो उसे क्या कहा जाता है? अधिरंध्री पर्ण कहते हैं। जब रंध्र पर्ण की केवल ऊपरी सतह पर या ऊपरी सतह की अधिचर्म पर ही उपस्थित हो, तो इस प्रकार की पर्ण को अधिरंध्री पर्ण कहा जाता है। जैसे वाटर लिली होती है, कौन होती है? वाटर लिली होती है। या फिर जो तैरने वाले हाइड्रोफाइट प्लांट्स होते हैं, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट प्लांट, यानी कि जल प्लावी जो जलोद्भिद पादप होते हैं, उनमें अधिरंध्री पर्ण पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अधिरंध्र। केवल उन पौधे की पत्तियों की ऊपरी सतह पर ही, ऊपरी एपिडर्मिस पर ही, अपर एपिडर्मिस पर ही क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। जैसे कमुदनी है, ठीक है, तो पर्णों के इस प्रकार को कौन सी पर्ण कहा जाता है? कुमुदनी प्रकार, कुमुदनी प्रकार कहा जाता है। पर्णों के इस प्रकार को क्या कहा जाता है? कुमुदनी प्रकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुमुदनी प्रकार कहा जाता है। एक बार फिर सुन लीजिए, ऐसी पर्ण, ठीक है, जिनकी निचली सतह की बाह्य त्वचा पर रंध्र पाए जाते हैं, उन्हें अधोरंध्री पर्ण कहते हैं। और इस प्रकार की पर्ण को सेव प्रकार की पर्ण कहा जाता है। उभयरंध्री पर्ण, ऐसी पर्ण जिनकी दोनों सतह पर ही रंध्र पाए जाते हैं, रंध्रों की संख्या समान होती है। इस प्रकार की पर्ण को जई प्रकार की पर्ण कहा जाता है।
खासतौर से एक बीजपत्री पादपों में, खासतौर से मक्का, जई और घास मैंने आपको बता दिया, या एक बीजपत्री पादपों में उभयरंध्री पर्ण पाई जाती है। अधिरंध्री पर्ण ऐसी पर्ण, ठीक है, जिनकी केवल ऊपरी सतह की अधिचरम पर ही क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, उन्हें अधिरंध्री पर्ण कहा जाता है। इस प्रकार की पर्णों को कुमुदनी प्रकार की पर्ण कहा जाता है। और ये पर्ण जो होती है वो मैंने आपको बता दी वाटर लिली के अंदर, या फिर जो तैरने वाले हाइड्रोफाइट प्लांट होते हैं उनके अंदर ये क्या है, पर्ण पाई जाती है। इज इट राइट? इसी के साथ देखिए आज जो हमने बात की है वो वाष्पोषण क्या है, वाष्पोषण कितने प्रकार का होता है, और यहां पर हमने बात की है कि रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर पत्तियां कितने प्रकार की होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले आने वाले वीडियो में रंध्र की संरचना के बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि रंध्र किस प्रकार से खुलते हैं और किस प्रकार से बंद होते हैं। हाउ टू ओपन एंड क्लोज द स्ट्रोमेटा इन प्लांट लीफ। पौधे की पत्तियों में रंध्र किस प्रकार से खुलते हैं, किस प्रकार से बंद होते हैं, इन सभी बिंदुओं पर नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी एट योर होम। थैंक्स वेरी मच।